नमस्कार। सर्वाइकल कैंसर, जिसे लेकर डर भी है और चुप्पी भी। ये कैंसर हर साल हजारों जिंदगियां छीन लेता है, लेकिन क्या आप जानते हैं ये प्रिवेंटेबल है और ट्रीटेबल है अगर समय पर पहचाना जाए। सर्वाइकल कैंसर के बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनीता चौधरी। आप ब्लॉसम विमेन वेलनेस क्लिनिक में ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट हैं। नमस्कार मैम, यूडेमोनिया क्वेस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, आज हम आपसे सर्वाइकल कैंसर के बारे में जानना चाहते हैं, ये क्या होता है? सर्वाइकल कैंसर सर्विक्स के कैंसर को कहते हैं। बच्चेदानी का जो निचला हिस्सा, जिसे हम बच्चेदानी का मुंह भी कहते हैं, वही सर्विक्स होती है, उसके कैंसर को सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। मैम, सर्वाइकल कैंसर के सिम्टम्स किस तरह के होते हैं? इसमें जो मोस्ट कॉमन सिम्टम है वो है कि योनि से पानी का आना, तो बदबूदार पानी या लगातार पानी का आना। पीरियड्स आपके थोड़े से डिस्टर्ब रहते हैं, जिसमें पेशेंट कंप्लेन करती है कि मुझे पीरियड्स के बीच बीच में स्पॉटिंग होती है, ब्लीडिंग होती है, या फिर हर बार सेक्सुअल कांटेक्ट के बाद ब्लीडिंग होती है। पीरियड जब भी आता है लंबे टाइम तक चलता है। पेट के निचले हिस्से में दर्द रहना, ये सर्वाइकल कैंसर के कॉमन सिम्टम्स हैं। हम सर्वाइकल कैंसर के रीज़न क्या है, इसका क्या कारण होता है इसके होने का? इसका जो मुख्य कारण है वो है HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन, जो कि यौन संक्रमण से फैलता है, सेक्सुअल ट्रांसमिशन से। यही मुख्य कारण होता है। HPV के 200 से ज़्यादा टाइप्स हैं, लेकिन जो मेन कारण होता है वो टाइप 16 और 18 होता है। 70% सर्वाइकल कैंसर का कारण टाइप 16 और 18 से संक्रमण होना होता है। मैम, क्या ऐसा भी है कि कुछ स्पेसिफिक महिलाओं को, चाहे वो उनका इम्यून सिस्टम की कमजोरी हो या कुछ भी हो, कुछ ऐसा है जिसकी वजह से कुछ महिलाओं में इसके होने के चांस ज़्यादा होते हैं? हाँ, इसके जो मेन कारण है वो यही है कि अनसेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस में इसके होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आपके एक से ज़्यादा सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, पुअर हाइजीन है, या फिर किसी वजह से आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कम है और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट में ये होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और अगर आपको और कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन साथ में हो रखा है, जैसे क्लेमाइडिया है, गोनोरिया है, HIV है, तो इन केसेस में भी सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मैम, सर्वाइकल कैंसर के कुछ टाइप्स भी हैं? हाँ, उससे पहले हम जानेंगे सर्विक्स के 2 भाग होते हैं। एक होता है एक्टो सर्विक्स, जो हम OPD में एग्जामिन करते हैं इंस्ट्रूमेंट से। जो हिस्सा हमें दिखता है सर्विक्स का वो होता है बाहरी हिस्सा, जिसको एक्टो सर्विक्स कहते हैं। दूसरा होता है अंदरूनी हिस्सा, जिसको हम डायरेक्टली आईज से नहीं देख सकते, वो होती है एंडो सर्विक्स। तो उसी की से रिलेटेड ये 2 टाइप के कैंसर्स होते हैं। जो बाहरी, जो एक्टो सर्विक्स पे जो सेल्स होती हैं, स्क्वेमस सेल्स, उनसे जो कैंसर डेवलप होता है वो होता है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। और जो अंदर वाली सर्विक्स होती है, एंडो सर्विक्स, उसकी जो ग्लैंडुलर सेल्स होती है, उससे जो डेवलप होता है वो होता है एडिनोकार्सिनोमा। तो ये 2 टाइप्स होते हैं। मैम, किसी भी बीमारी की जब बात आती है तो प्रिवेंशन की बात आती है कि प्रिवेंशन है तो ट्रीटमेंट तक जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सर्वाइकल कैंसर का भी क्या कोई प्रिवेंशन? हाँ, बिल्कुल है। इसको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने सेक्सुअल प्रैक्टिसेस को सेफ करना पड़ेगा, जिसमें आप अपने सेक्सुअल पार्टनर्स को लिमिट करिए और साथ में बैरियर मेथड कॉन्ट्रासेप्शन का यूज़ करिए, जैसे कॉन्डोम्स हैं। दूसरा है रेगुलर स्क्रीनिंग। सर्वाइकल स्क्रीनिंग टेस्ट अवेलेबल है मार्केट में, जिससे हम कैंसर से पहले की स्टेज को टाइमली डिटेक्ट कर लेते हैं और उसका ट्रीटमेंट कर देते हैं, जिससे आगे आने वाले कैंसर से हम बच सकते हैं। तीसरा है हमारा वैक्सीनेशन। जो HPV, जैसे मैंने बताया कि मुख्य कारण है सर्वाइकल कैंसर का, तो उसके लिए वैक्सीन्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं। तो ये 3 चीज़ें मिलके हम प्रिवेंशन कर सकते हैं। मैम, सर्वाइकल कैंसर का जो वैक्सीन अभी अवेलेबल है वो कितने टाइप्स का है? पहले जो वैक्सीन्स अवेलेबल होती थी वो बाईवैलेंट वैक्सीन्स थी, जो 2 स्ट्रेन्स को कवर करती थी, 16 और 18, जो मेन कॉज है सर्वाइकल कैंसर का। उसके बाद आई क्वाड्रीवैलेंट वैक्सीन, जिसमें 4 स्ट्रेन को कवर करती हैं, 6, 11 और 16 और 18। तो 6 और 11 जो है वो मेनली जो जेनाइटल वार्ड्स हैं उसको कवर करता है, और 16, 18 सर्वाइकल कैंसर को कवर करता है। अब नई मार्केट में आई है नोनावैलेंट वैक्सीन, जो कि 9 स्ट्रेन को कवर करती है। ये रिसेंट एंट्री है। ओके मैम, तो ये वैक्सीन कौन सी एज में लगवानी चाहिए? जो बेस्ट एज होती है वो तो होती है 9 से लेके 15 साल की उम्र के बच्चों में लगाई जाती है। और अगर आप उस एज में भी मिस करते हैं तो 26 तक की एज भी काफ़ी हद तक कवर कर लेती है। सेक्सुअली एक्टिव होने से पहले अगर हम इस वैक्सीन को देते हैं तो इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। लास्ट जो एज है जिस तक हम ये वैक्सीन दे सकते हैं वो 45 ईयर्स है। मैम, ये वैक्सीन की डोजेस किस तरह से दी जाती हैं? तो ऐसे अगर आप 15 साल की उम्र से पहले अगर लगाते हैं तो 2 डोजेज दी जाती हैं। पहली डोज और दूसरी डोज 6 महीने के बाद दी जाती है। अगर आप 15 साल के बाद अगर देते हैं तो 3 डोजेज होती हैं। तो 0 पहली डोज, उसके 2 महीने 1 या 2 महीने के इंटरवल पे दूसरी डोज, और 6 महीने के इंटरवल पे तीसरी डोज दी जाती है। ओके
मैम कोई भी वैक्सीन आती है तो उसके बाद फिर वही कॉस्ट का सवाल आता है, तो इसकी कॉस्ट क्या है, और अगर इसकी कॉस्ट ज़्यादा है तो जो हमारा देश में ज़्यादातर लोग जो हैं वो इतना फाइनेंशियली आप उनको वेल टू डू नहीं मान सकते, तो वो इसको कैसे लगवा सकते हैं? क्या सरकारी कुछ प्रोविज़न है? हाँ, अभी जो मेजर फैक्टर है वो कॉस्ट बैरियर ही है, क्योंकि एक्सपेंसिव वैक्सीन्स हैं, हर किसी की अफोर्डेबिलिटी रेंज में नहीं है। जैसे हम बात करें कि जो गार्डासिल 4 आती है, 4 स्ट्रेन वाली जो आती है, अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट उसकी 4000 के आसपास है। ऐसे ही गार्डासिल जो 9 है उसकी अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट 10,000 के आसपास है। तो अफोर्डेबिलिटी के अकॉर्डिंग पेशेंट चूज़ करते हैं। बट अगर हम गवर्नमेंट के थ्रू बात करें तो अभी उन्होंने मार्केट में एक सर्वावैक नाम से उन्होंने मार्केट में वैक्सीन आई है, पर उसकी एज लिमिट फिक्स्ड है, वो 26 ईयर्स तक की एज ही कवर कर रही है। उसके बियॉन्ड अगर आप एज में हैं और यूज़ करना चाहते हैं तो आप फिर वो गवर्नमेंट वैक्सीन नहीं यूज़ कर सकते। ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर 26 तक भी है तो जो यंग जो बच्चियां हैं उनके लिए तो यूज़फुल हो सकती है। हाँ हाँ बिल्कुल। मैम ये जो वैक्सीन्स हैं जिसमें आपने कहा कि एक 4 स्ट्रेन कवर करती है और एक 9 स्ट्रेन कवर करती है, तो इसमें से प्रेफरेबल क्या रहता है? प्रेफरेबल कॉस्ट अगर बैरियर नहीं है तो प्रेफरेबल हमेशा 9 स्ट्रेन वाली वैक्सीन ही रहेगी, क्योंकि उसमें वो जेनाइटल वार्ड सर्वाइकल कैंसर को तो कवर कर ही रही है, साथ में मेल्स में जो होने वाले पिनाइल कैंसर्स हैं, एनल कैंसर्स हैं, ओरोफेरेंजियल कैंसर्स इन बोथ मेल एंड फीमेल्स, उसको भी कवरेज देती है। तो अगर कॉस्ट बैरियर नहीं है तो दिस इज़ अ बेटर चॉइस। और इफ़ वी आर चूजिंग दिस वैक्सीन फॉर गर्ल, तो फिर क्योंकि ये सारे कैंसर जो अभी आपने बोले ये नहीं, एनल कैंसर फीमेल्स में भी होता है, ओरोफेरेंजियल कैंसर जो मुंह का है हमारा वो फीमेल्स में भी होता है। तो ये गर्ल्स के लिए भी बेटर है कि वही यूज़ की जाए। यस यस यस। और अगर एक बार किसी ने ये वैक्सीन पहला 4 स्ट्रेन कवर करने वाला लिया है तो सेकंड डोज भी कंपलसरी है कि सेम उसी का बेटर लिया है, जाए? क्योंकि हमें एक ही वैक्सीन का ही कंप्लीट कोर्स करना चाहिए। ओके मैम, सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग कैसे की जाती है? सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए मार्केट में जो टेस्ट अवेलेबल हैं वो है पैप्स टेस्ट बोलते हैं उसको, पैप स्मेयर टेस्ट, जो कि ओपीडी में किया जाने वाला एक टेस्ट है। इसमें हम एक इंस्ट्रूमेंट से सर्विक्स को ओपन अप करते हैं, उसको देखते हैं और उसके मुंह से जो सेल्स होती हैं स्क्वैमस सेल्स वो हम एक स्लाइड पे लेते हैं, प्लस एक ब्रश आता है साथ से जिससे एंडोसर्वाइकल सेल्स जो अंदरूनी सर्विक्स होती है उसकी भी सेल्स लेके हम उसको अंडर द माइक्रोस्कोप एग्जामिन करते हैं। ये हमारा स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। तो मैम पैप्समेयर टेस्ट को किस एज से शुरू करवाना चाहिए और कब तक करवाना चाहिए? पैप्समेयर टेस्ट सेक्सुअली एक्टिव होने के बाद आपको हर 3 साल में कराना चाहिए एक बार, और टिल द एज ऑफ 65 ईयर्स। मैम इसके अलावा भी कोई टेस्ट अवेलेबल है स्क्रीनिंग के लिए? यस, HPV टेस्टिंग करते हैं हम, HPV DNA टेस्टिंग। तो उसमें ये स्ट्रेन्स हम चेक करते हैं कि अगर आपको लगता है कि पेशेंट के सिम्टम्स काफ़ी ज़्यादा हैं, जो मैंने शुरू में बताया कि ब्लीडिंग बीच बीच में होना या पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग होना, और आपको लग रहा है कि सर्विक्स दिखने में काफ़ी ख़राब है, तो उसमें हम पैप्समेयर के साथ में HPV भी भेजते हैं टेस्टिंग के लिए। तो मैम अगर जैसे मान लीजिए पैप्समेयर किसी का पॉजिटिव आ जाता है तो फिर उसके बाद क्या कोई फर्दर टेस्ट किए जाते हैं? हाँ बिल्कुल करते हैं। सबसे पहले तो मैं बताती हूँ कि पैप्समेयर की जो रिपोर्टिंग आती है वो आपको कैसे समझ आएगी। तो पैप्समेयर में एक तो आता है सेटिस्फैक्ट्री लिखा हुआ आएगा, इसका मतलब जो आपने सैंपल लिया है वो कंप्लीट है, बाहर की सेल्स भी आई हैं, अंदर वाली सेल्स भी आई हैं। अगर उसमें लिखा हुआ आता है अनसेटिस्फैक्ट्री, यानी कि वो सैंपल इनकम्प्लीट है, आपको रिपीट सैंपल देना पड़ेगा। प्लस अगर उसमें ये लिखा हुआ आ रहा है कि नॉर्मल है, जिसमें ये जनरली एक टर्म लिखी होती है नेगेटिव फॉर इंट्राएपिथेलियल लीजन और मैलिग्नेंसी, यानी आप मैलिग्नेंसी से फ्री हैं, उसमें ऐसा कोई लीजन नहीं आया है जिसके लिए फर्दर टेस्टिंग की जाए। पर कई सारी टर्म्स और भी लिखी हुई आती हैं पैप्समेयर, जिसमें ये लिखा आता है कि एबनॉर्मल स्मेयर, एस्कस करके लिखा होता है, एटिपिकल स्क्वेमस सेल ऑफ अनडिटरमाइंड सिग्निफिकेंस, ये लिखा आता है। लो ग्रेड लीजन्स, हाई ग्रेड लीजन्स, सब उसमें लिखा हुआ आता है। तो अगर पैप्समेयर पॉजिटिव आ रही है, साथ में हम उसको HPV टेस्टिंग के साथ क्लब करते हैं। अगर दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं तो पेशेंट को रिकमेंड किया जाता है आगे कॉल्पोस्कोपी के लिए। तो कॉल्पोस्कोपी एक OPD प्रोसीजर ही है, इसमें कैमरे से सेल्स देखी जाती हैं सर्विक्स की और फिल्टर्स डाल के उसको डीपली स्टडी किया जाता है। और अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ एबनॉर्मल, कोई एरिया एबनॉर्मल आ रहा है तो उसी टाइम उसकी बायोप्सी ले ली जाती है। मैम बायोप्सी के बाद जब आपको ये कंफर्म हो जाता है कि कैंसर है तो फिर उसकी स्टेजिंग किस तरह से डिसाइड की जाती है?
तो सर्वाइकल कैंसर की जो स्टेजिंग है वो बेसिकली क्लिनिकल स्टेजिंग होती है। तो सबसे पहले तो आप पेशेंट को एग्जामिन करते हैं। तो हम जो ओपीडी में एग्जामिन करते हैं पर वजाइना के थ्रू जो एग्जामिन करते हैं, एग्जामिनेशन प्लस साथ में सीटी और एमआरआई फाइंडिंग के बेसिस पे हम स्टेजिंग कंप्लीट करते हैं। तो सर्वाइकल कैंसर को 4 स्टेजेस में मोटा मोटा हम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट स्टेज में जो कैंसर है वो सर्विक्स तक ही लिमिटेड होता है, यानी बच्चेदानी के मुंह तक ही होता है। सेकेंड स्टेज में वो जो सर्विक्स के नीचे का हिस्सा जिसे हम वजाइना कहते हैं, योनी कहते हैं, उसके ऊपरी 2/3 हिस्से को कवर करता है। साथ में सराउंडिंग एरिया जिसे पैरामीट्रियम कहते हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। थर्ड स्टेज में वो लोअर 1/3 ऑफ वजाइना, योनी का जो निचला 1/3 हिस्सा है वहाँ जाएगा, या फिर यूट्रस से बाहर ओवरीज, ट्यूब, उनमें जाएगा और लिम्फ नोड इन्वॉल्व करेगा। फोर्थ स्टेज में वो दूसरे ऑर्गन्स में जाता है, जैसे ब्लैडर हो गया, पेशाब की थैली हो गई, रेक्टम हो गया, या फिर लीवर में, फेफड़ों में, बोन्स में भी चला जाता है। वो स्टेज 4 होती है, एडवांस स्टेज। मैम स्टेजेस के अकॉर्डिंग इनका ट्रीटमेंट किस तरह से होता है? अगर हम मोटे मोटे तौर पे बात करें तो सर्जरी का ऑप्शन जो रहता है वो स्टेज 1 तक ही रहता है। तो स्टेज 1 तक हम सर्जरी का ऑप्शन यानी हिस्टेरेक्टमी कर सकते हैं। स्टेज 2 ऑनवर्ड्स हमारे पास ऑप्शन कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी का रहता है। मैम ये दोनों नाम अक्सर सुनने में आते हैं, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी, इनमें क्या डिफरेंस है? कीमोथेरेपी तो मेडिसिन्स होती हैं जो हम इंजेक्टेबल रूट के थ्रू पेशेंट्स को देते हैं, या ओरल मेडिसिन्स भी आती हैं कीमोथेरेपी में। रेडियोथेरेपी एक रेडिएशन थेरेपी, इसको हम कहते हैं सेक लगा रहे हैं, तो वो एक मशीन आती है रेडियोथेरेपी के लिए, उस मशीन के थ्रू ही पेशेंट को थेरेपी दी जाती है। मैम ये इन दोनों ही थेरेपीज़ में रेडिएशन थेरेपी है या कीमोथेरेपी है, इनके क्या कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं? जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं वो पेशेंट को पूरा टाइम उल्टी का जैसा फीलिंग आती है, नौजिया है या उल्टियाँ होना, लूज़ मोशंस भी हो जाते हैं पेशेंट्स में, बहुत थकावट रहती है। कीमोथेरेपी में बाल झड़ने का सबसे कॉमन सिम्टम है जो रहता है कि बाल बहुत थिन हो जाते हैं, हेयर फॉल शुरू हो जाता है। रेडियोथेरेपी में एक एडिशनल जो सिम्टम आता है कि क्योंकि ये वजाइना के थ्रू भी थेरेपी दी जाती है तो उसमें वजाइनल ड्राइनेस बहुत ज़्यादा कॉमन होती है, वहाँ बहुत इरिटेशन और वो हिस्सा सिकुड़ जाता है काफ़ी हद तक। और क्योंकि पेशाब की थैली और रेक्टम आसपास होते हैं इसीलिए रेडिएशन सिस्टाइटिस और प्रोक्टाइटिस बोलते हैं हम, कि पेशाब की थैली का इन्फ्लेमेशन और रेक्टम का इन्फ्लेमेशन वो बहुत कॉमन है रेडियोथेरेपी में। मैम जैसे किस ट्रीटमेंट की बात आ रही है, तो ट्रीटमेंट के बाद जो इसकी 5 साल की एक सर्वाइवल रेट की बात करते हैं, तो वो क्या है और ये स्टेजेस से किस तरह जुड़ी हुई है? तो ओवरऑल अगर हम सर्वाइवल रेट की बात करें सर्वाइकल कैंसर में अराउंड 65-67% होती है, बट स्टेज जैसे जैसे स्टेज एडवांस होती है सर्वाइवल रेट कम होती चली जाती है। तो स्टेज 1 में काफ़ी अच्छा सर्वाइवल रहता है, 90% के आसपास पेशेंट का सर्वाइवल रेट रहती है। स्टेज 2 में इट कम्स अराउंड 60% और स्टेज 3 और 4 में ये 19-20% के आसपास आ जाती है। जी, यानी जितना जल्दी आप इसको पकड़ पाएंगे। जी, तो मैम जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है यानी कि इसमें स्क्रीनिंग की और वैक्सीनेशन की, बच्चियों के लिए वैक्सीनेशन और जो फिर सेक्सुअली एक्टिव हैं उनके लिए स्क्रीनिंग। तो आप अपनी प्रैक्टिस में क्या देख रहे हैं कि स्क्रीनिंग के लिए क्या अवेयरनेस है अभी? नहीं, अभी भी नहीं है। बहुत सारे लोग इस टर्म को भी नहीं जानते और इस टेस्ट को भी नहीं जानते, वो इस नाम से इतना डरते हैं, जबकि उन्हें ये समझने की ज़रूरत है कि ये एक सिंपल ओपीडी टेस्ट है जो पेनलेस होता है, इसमें पेशेंट को कोई दर्द नहीं होता और बहुत इजीली इसको हम टेस्ट करके आने वाले कैंसर से आपको बचा सकते हैं। मैम ये स्क्रीनिंग टेस्ट क्या बहुत कॉस्टली होते हैं? बहुत ज़्यादा कॉस्टली तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि आज के टाइम में जब आप इतनी सारी अनहेल्दी चीज़ों पे और नॉट यूज़फुल चीज़ों पे इतना स्पेंड कर रहे हैं तो अपनी हेल्थ के लिए तो ये एक्सपेंडिचर कर सकते हैं। इसमें अगर हम बात करें पैप्समेयर के कन्वेंशनल मेथड, और 2 मेथड्स होते हैं पैप्समेयर के। कन्वेंशनल मेथड होता है जिसमें सिंपली स्लाइड पे आप सैंपल लेके अंडर माइक्रोस्कोप एग्जामिन करते हो। दूसरा आता है LBC बोलते हैं, लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी। उसमें एक ब्रश से आप सैंपल लेके उसको उस लिक्विड में डिस्पेंस करके आप चेक के लिए भेजते हो। तो जो कन्वेंशनल मेथड है वो तो अप्रॉक्सीमेट 600-700 रुपये के आसपास होता है। जो LBC है वो थोड़ा कॉस्टली होता है, अप्रॉक्सीमेट 1200-1300 के आसपास। अगर आप उसको कंबाइन करते हो HPV के साथ तो डेफिनेटली कॉस्ट थोड़ी बढ़ती है। HPV टेस्टिंग के साथ तो वो 2 से 3 हज़ार के बीच कॉस्ट जाती है। सिर्फ मेथड चेंज होने से क्या इनकी रिपोर्ट्स में भी कुछ डिफरेंस आता है? नहीं, रिपोर्टिंग ऑलमोस्ट सेम होती है।
क्योंकि इनके क्राइटेरियाज फिक्स होते हैं। एक सिस्टम होता है बेथेस्डा सिस्टम जिस पे इसकी रिपोर्टिंग होती है, तो इसके सारे क्राइटेरियाज फिक्स होते हैं, तो दोनों सेम तरीके से रिपोर्टिंग होती है। एलबीसी की रिपोर्टिंग थोड़ी डिटेल्ड होती है और जो कन्वेंशनल मेथड है उसमें सिंपली वो अंडर माइक्रोस्कोप जो सेल्स देखते हैं उसको वो मेंशन कर देते हैं। मैम जैसे अभी बात आती है गवर्नमेंट स्कीम्स की, क्या ये उसमें कवर होते हैं स्कीम्स जो गवर्नमेंट की हैं उसमें ये टेस्ट? सर्वाइकल टेस्ट, हाँ, पेप्समेयर इज कवर्ड इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, इट इज़ कवर्ड। एलबीसी डेफिनेटली नहीं है, बट पेप्समेयर का जो कन्वेंशनल मेथड है वो गवर्नमेंट स्कीम में कवर्ड है। मैम जैसे आपने स्टार्टिंग में एक बात कही थी कि इसमें हाइजीन का भी रोल है, और हाइजीन के अलावा आपने कहा था सेफ सेक्स की बात की थी, तो जो रूरल और अर्बन है उसमें ऐसा है क्या कि रूरल एरिया में ये ज़्यादा है? रूरल एरिया में और स्पेशली लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस जो पुअर पीपल हैं वहाँ ये चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती हैं, क्योंकि उनमें अदर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, HIV के, जो क्लेमाइडिया, गोनोरिया, क्योंकि जो ये पुअर पीपल और लो एक सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के लोग आप बोल सकते हो या रूरल एरियाज़ में, दे आर नॉट अवेयर कि मेंसेस के टाइम हमको जो हाइजीनिकली पैड्स यूज़ करने चाहिए, और ये उनको अभी भी अवेयरनेस नहीं है। वो आज भी वो कपड़े यूज़ करते हैं जिससे आपकी जो हाइजीन है वो डिस्टर्ब हो जाती है, जो नॉर्मल आपके वजाइना के बैक्टीरिया हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, तो यू आर एक्सपोज टू मल्टीपल इन्फेक्शंस, और इन्फेक्शंस के साथ फिर सर्वाइकल कैंसर्स के चांसेस डेफिनेटली बढ़ते हैं। मैम हमने अभी बहुत डिटेल से तो बात कर ली है कि सर्वाइकल कैंसर में क्या क्या करना चाहिए, क्या प्रिवेंशन है, लेकिन एक बार हम आपसे यही चाहेंगे कि आप लास्ट में जो सारी बातें आपने बताई हैं उनको थोड़ा शॉर्ट में बता दीजिए कि क्या क्या ज़रूरी है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है तो स्क्रीनिंग, क्योंकि स्क्रीनिंग की इम्पोर्टेंस आप समझिए, ये एक ऐसी चीज़ है जिससे आप कैंसर से बहुत पहले एबनॉर्मल सेल्स को पकड़ के उसका ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, तो आगे आने वाला जो आपका डिफ़िकल्ट टाइम है कैंसर का उससे आप बच सकते हैं। तो बहुत इजी प्रोसीजर है, अपने डॉक्टर से इस बारे में डिस्कस करिए, क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आपकी अफोर्डेबिलिटी रेंज में क्या आता है, उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं, और इट इज़ कम्प्लीटली पेनलेस। तो इसको हर 3 साल में एक बार कराना होता है, ज़रूर कराइए। दूसरा जो है वैक्सीनेशन का, अगर आपने वैक्सीन नहीं लिया है तो और आप 45 ईयर्स की एज से कम हैं तो सबसे पहले वैक्सीन लीजिए, और आपके घर में अगर यंग बच्चियां हैं जो कम एज की हैं, 9 ईयर ऑनवर्ड्स हैं, तो उनमें इस वैक्सीन की इम्पोर्टेंस आपको समझनी है, और ये वैक्सीन टाइमली लगवाइए बिफोर दे गेट सेक्सुअली एक्टिव, क्योंकि ये काफ़ी हद तक सर्वाइकल कैंसर से प्रिवेंट कर लेती है। थैंक यू सो मच मैम, इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए, हमारे लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए जानना बहुत ज़रूरी था। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जब हमें जानकारी होती है तो डर कम होता है। आज की बातचीत का पर्पस बस यही था कि आप अपनी और अपनों की सेहत को लेकर सजग रहें। HPV वैक्सीन, रेगुलर स्क्रीनिंग और ओपन कन्वर्सेशंस, यही है हमारी सबसे बड़ी ताकत। वीडियो को अपनों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपसे फिर मिलूंगी बहुत जल्द, तब तक चुप्पी तोड़िए और अवेयरनेस की इस कोशिश का हिस्सा बनिए। नमस्कार।